हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आनिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर। और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कोड आपके सामने है BCC 101। तो देखो भाई, कोड से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका बीकॉम जी है, बीकॉम एफ है, अगर आपका कोई और भी कोड है, क्योंकि इग्नू के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल लो या इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल लो, तो उनके जो कोड हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन सिलेबस बिल्कुल सेम है। एक दो चैप्टर, एक दो यूनिट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट बाकी सिलेबस सब कुछ सेम है। वही डिमांड है, वही सप्लाई, वही चैप्टर है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वही सारे टॉपिक्स हैं। तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में 100% दिखाई देंगे, जिसका सोल्यूशन आज हम लेकर आए हैं, डिस्कस करेंगे, डेप्थ में पढ़ाने वाले हूँ। अगर ये गेस्ट पेपर चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ सामने मेंशन्ड है 8178359562 पर, ठीक है। या फिर इसके नोट चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। और वैसे मैं इसका ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल चुकी हूँ 2025 के लिए, और इसका वन शॉट सिलेबस भी कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जाकर के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करना मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि 100% इंपॉर्टेंट है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। आपका फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, कोई भी ईयर है, ये क्वेश्चन जरूर छपता हुआ नजर आएगा। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपीसी? तो देखो भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे बच्चों की बैक आ जाती है। मैं डरा नहीं रही, जो बच्चे फर्स्ट टाइम अभी बीकॉम में देने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको बता रही हूँ कि थोड़ा दिल से पढ़ाई करो, और कर्व और शेड्यूल जरूर बनाना है, अच्छे से प्रेजेंटेशन देनी होगी, सो दैट आप आराम से अच्छे खासे नंबर से पास हो पाओगे। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपीसी? पीपीसी से आप क्या समझते हो? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो पीपीसी का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी जो पीपीसी है, ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर, ठीक है। तो इसको हम पीपीसी भी बोलते हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका अनदर नेम है। इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स और सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी गिवन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो भाई, इसका सिंपल सा मतलब है, जो हमारा पीपीसी है ना, वो एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अगर की बात करूं तो कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। तो इस तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें आपके वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होते हैं, यानी दो गुड्स तो होते ही होते हैं, या फिर सर्विस होती है, दैट कैन बी प्रोड्यूस। यानी कोई दो गुड्स ले लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ गन का और राइस का, ठीक है। गन एंड राइस, आपने क्लास 11th में भी ये एग्जांपल पढ़ा होगा, तो मैंने वही वाला ले लिया, सो दैट आपको चीजें इजीली समझ आ जाए, ठीक है। गन राइस हो गया, या फिर आप व्हीट ले सकते हो, पल्सेस ले सकते हो, कोई भी एनी टू गुड्स या सर्विस जो भी प्रोड्यूस हो रही है आपकी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, गिवन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, की जो आपके पास गिवन रिसोर्सेज हैं, संसाधन है या टेक्नोलॉजी है, उसके मुताबिक आपने जो दो गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन किया, प्रोड्यूस किया, सो आपने उस दो प्रोडक्ट्स को, यानी दो गुड्स या सर्विस को जो प्रोड्यूस किया, उसके कॉम्बिनेशन को अगर आपने ग्राफ पे दिखाया है, तो वही आपका पीपीसी होता है। क्या होता है? पीपीसी। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ गन और बटर का एग्जांपल लिया। जैसे गन, मैं एक मिनट इसको थोड़ा रब कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे गन का एग्जांपल लिया है मैंने, गन एंड, यहाँ पे स्पेस नहीं है, गन एंड बटर, ठीक है, गन एंड बटर का। तो होता क्या है कि गन और बटर का जो लिया है मैंने, एक एक्स एक्सेस पे मान लीजिए मैंने गन्स ले ली, और बटर मैंने वाई एक्सेस पे यानी कि यहाँ ले लिया, ठीक है। तो इन्हीं दो गुड्स को जो मैंने यहाँ पे शो किया है ग्राफ पे, वही मेरा पीपीसी होगा। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अजम्पशन आता है, अजम्पशंस क्यों लेके चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में? क्योंकि इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो एज्यूम करके चलनी होती है। क्या करके चलनी होती है? एज्यूम करनी होती है, क्योंकि हम बिना एज्यूम किए अपनी थ्योरीज को समझ नहीं पाते। सबसे पहला आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है? रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, कि जितने भी हमारे संसाधन है या रिसोर्स है फुल्ली एम्प्लॉयड है, कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही। नेक्स्ट आता है फिक्स रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, कैनॉट बी इंक्रीज, आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। ऐसा आपको एज्यूम करके चलना है, क्योंकि अगर आप रिसोर्सेज को बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कभी भी आप एग्जैक्टली चीजें फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। जैसे मैं एग्जांपल ले रही थी गन एंड बटर का, तो अब गन एंड बटर का मैंने जो एग्जांपल लिया है, अगर मैं बोलूं कि मैं बटर बढ़ाती जा रही हूँ, फिर गन्स भी बढ़ाती जा रही हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक पर्सन की, हर एक इंडिविजुअल की जो एक रिसोर्स है, मतलब जैसे
कैपिटल लगा लो, पैसा है या फिर लैंड है, सब लिमिटेड है, ठीक है, वो एक हद तक ही इंक्रीज कर सकता है, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। अब ये मान के चलना है कि उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, ठीक है, जिस मशीन पे काम हो रहा था वही मशीन पे काम हो रहा है, चेंज नहीं हो रही। टू गुड्स मींस ओनली टू गुड्स और सर्विस आर प्रोड्यूस, और ये भी एज्यूम करके चलना है कि आपको अगर गन और बटर का एग्जांपल लिया तो वही लेना है, कोई तीसरा पल्सेस या फिर राइज इसमें एड ऑन नहीं हो सकते। आई होप आपको क्लियर है। करेक्टरिस्टिक बोलो या फीचर्स बोलो, इसके दो आपको अच्छे से रट लेने हैं। सबसे पहले जो इसका ग्राफ बनता है वो बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि लेफ्ट से राइट होता है, जो कि इंडिकेट करता है दैट प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन गुड्स रिक्वायर प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ द अदर, यानी कि अगर आपने गन को बढ़ाया है, गन के प्रोडक्शन को बढ़ाया तो बटर को कम करना ही पड़ेगा, ठीक है, दोनों जो है वो इसी तरीके से चलते हैं। सो दैट ही इसका जो ग्राफ होता है, कर्व होता है, वो नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दूसरा आता है कनकेव शेप, इसकी जो कर्व की जो शेप होती है वो कनकेव होती है, क्योंकि जो पीपीसी है कनकेव टू द ओरिजिन इंडिकेटिंग, वो इंडिकेट करता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, ओसी जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड द रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन गुड्स टू अनदर, और आप एक रिसोर्स से दूसरे मतलब जो आपके रिसोर्सेज हैं जिसमें आप एक गुड्स से अनदर गुड्स पे शिफ्ट हो रहे हो। इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ओसी होता क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाया तो आपको डाउट होगा कि मैम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बार समझा दो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आता है द पीपीसी इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच इज द वैल्यू, इसकी मेन डेफिनेशन यहां से चालू होती है, विच इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिवन अप when a choice is made, our resources are shifted from one good to another, the opportunity cost of producing more of one goods increases। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जो आपके रिसोर्सेज जिसमें आप शिफ्ट हो रहे हो, एक गुड्स से अनदर गुड्स पे जो शिफ्ट हो जाते हो ना, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। पीपीसी शिफ्ट क्यों होता है, तो देखो अगर पीपीसी दो तरीके से शिफ्ट होता है, एक होता है राइटवर्ड एंड दूसरा होता है लेफ्टवर्ड, ठीक है। अगर ये हमारा देखो ये हमारा कर्व है, तो ये हमारा राइटवर्ड है और ये हमारा लेफ्टवर्ड है, ठीक है। तो राइटवर्ड अगर हम शिफ्ट होते हैं तो क्यों कब होते हैं, तो इंक्रीज इन रिसोर्सेज। तो आपको हमेशा दिमाग लगाना है कि जब आपके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, तो आपका पीपीसी राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। यानी कि आप ऐसे ध्यान रखना कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप आगे की तरफ बढ़ते हो, आप अपनी चीजों को और इंक्रीज करते हो। जैसे कि अगर आप लेट सपोज आप टोन मिल्क यूज कर रहे हो और आपकी इनकम बढ़ जाती है या आपके रिसोर्सेस कुछ बढ़ जाते हैं, तो आप आगे की तरफ ही तो जाओगे ना, पीछे की तरफ नहीं आओगे। लेफ्टवर्ड तभी आते हो जब आपके रिसोर्सेस कम होने लगते हैं, ठीक है, या आपकी टेक्नोलॉजी में गिरावट आती है तो आप पीछे की तरफ शिफ्ट होते हैं, यानी कि पीछे की तरफ लेफ्टवर्ड, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे कि रिसोर्सेज एलोकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड ऑफ्स, यानी कि एप्लीकेशंस में आता है जो पीपीसी है वो मदद करता है हमें हाउ रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड एफिशिएंटली टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। हमें पीपीसी ये भी बताता है कि आपको अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना है और अपने प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज बढ़ाना कैसे है। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या था, पीपीसी कैन बी यूज टू इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। हमारी इकोनॉमिक की ग्रोथ भी होती है, इससे हमें पता लगता रहता है कि हाँ भाई एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो दूसरे का हमें कम करना है, ठीक है, या फिर दोनों को किस तरीके से मैनेज करना है। ट्रेड ऑफ्स में आता है पीपीसी हाईलाइट्स द ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन डिसीजन में भी मददगार साबित होता है। इसकी कुछ बुराइयां हैं जो हम एक बार देख लेते हैं, जैसे कि आपके अजम्पशंस हैं यहाँ पे दिए गए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है या फिर सिंपलिस्टिक है, ठीक है। तो सबसे पहले पीपीसी जो है वो कैसा है, टू गुड्स इकोनॉमी हम इसको मानेंगे, विच मे नॉट रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड कम्प्लेक्सिटी, मतलब रियल वर्ल्ड की जो पिक्चर है वो हमारे सामने रिफ्लेक्ट नहीं होती, बस एक अंदाजा मिल जाता है कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है और किस तरीके से करना है और हमारी ग्रोथ कितनी रहने वाली है, ठीक है। और साथ ही साथ ये स्टैटिस्टिक एनालिसिस इस तरीके से करता है कि जो डायनेमिक चेंज होते हैं विच में नॉट अकाउंट फॉर डायनेमिक चेंजेस इन द इकोनॉमी, जो हमारे इकोनॉमी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी एग्जैक्टली नहीं बता पाता, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका ये जो कर्व है इसको अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना, ठीक है, ये वहां पे आप बना के आ सकते हो पीपीसी का कर्व, ठीक है। एक्स एक्सेस आपका ये रहा, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल आपके सामने है गिटार और पियानोस का एग्जाम्पल दिया गया। थोड़ा सा ऊपर आ गई मैं, नीचे चलती हूँ, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे एक्स एक्सेस पे जो है ना आपका पियानोस लिया गया और वाई एक्सेस पे गिटार लिया गया है, ठीक है। और देख सकते हो किस तरीके से ये कर्व बना हुआ है, ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से पीपीसी कर्व है और आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका कर्व बना हुआ है, तो ये आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स क्या है और उसके टाइप्स क्या है।
सबसे पहले इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स जो होता है एक सोशल साइंस है, ठीक है, आप इसको सोशल साइंस कह सकते हैं, यानी कि सामाजिक विज्ञान। दैट स्टडीज द, जो हमें क्या पढ़ना सिखाती है, हमें सिखाती है कि आपको प्रोडक्शन करना कितना है, यानी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाती है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है, कंजम्पशन यानी कंजम्पशन ऑफ गुड्स, आपको गुड्स कितने कंज्यूम करने हैं, सर्विसेज किस तरीके से काम होंगे, ये सारी चीजें आपको इकोनॉमिक्स सिखाती है। इट एग्जामाइन हाउ इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट, सोसाइटीज मेक चॉइस अबाउट हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स एंड वांट्स। आपको यहाँ पे ये भी पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि कैसे एक इंडिविजुअल यानी एक इंसान जो है, या कोई बिजनेस है, या कोई गवर्नमेंट है, या कोई सोसाइटी है, उसके पास चॉइस होती है कि कैसे अपने सही रिसोर्स को चुनना है अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। तो देखो भाई, अभी इसका छोटा सा एग्जांपल यहाँ लिखा नहीं है, बट मैं समझाना चाहूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में जा रही हूँ, सो दैट आपका पेपर काफी अच्छा जाना चाहिए और आप वहां बनाकर मैटर लिख पाओ, ठीक है। आप वीडियो 10 बार देखोगे ना एग्जाम से पहले, तो एग्जाम्पल आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक वहां लिख पाओगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जो पढ़ के जाते हैं वो वहां पे कुछ कुछ भूल भी जाते हैं, तो एग्जाम्पल अगर सुना हुआ होता है वीडियोज में तो वो याद भी आ जाता है ना, तब भी हम लिख पाते हैं। तो देखो भाई, इसमें ये है कि आपको रिसोर्स के हिसाब से जो है, अपनी नीड के हिसाब से अपनी चीजों की जरूरतें पड़ती हैं। जैसे कि लेट सपोज आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ रही है, तो वो आपकी नीड है, वांट है, ठीक है, आपको उसकी जरूरत है। तो आप अपने रिसोर्स यानी अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने पैसों के हिसाब से, कितनी आपकी सेविंग्स है, उसके अकॉर्डिंग आप लैपटॉप जो है वो बाय कर लोगे, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल हो गया इंडिविजुअल का। ऐसे ही बिजनेस का होता है, ऐसे ही गवर्नमेंट का होता है, ऐसे ही सोसाइटी का होता है। सबके एम्स और वांट्स, नीड्स अलग अलग होती हैं। गवर्नमेंट की नीड अलग है कि उनको टैक्स इकट्ठा करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो जो है हमारे जो भी सोसाइटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर उसको खर्च करना है, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे कि माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि डिफरेंस हमेशा ना लाइन खींच के लिखा करो, सो दैट अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले आप ऐसे लिख लो, फिर लाइन खींच के लिख लो, या फ्लो चार्ट बना लेना। फ्लो चार्ट बनाना बिल्कुल मत भूलना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो फ्लो चार्ट आप समझ गए ना मैं कौन सा कह रही हूँ, जो मैंने आपको ऑलरेडी, जो जब मैं कॉपी पे जो बनाकर लेकर आती हूँ फ्लो चार्ट्स, वैसे बनाने हैं आपको, ठीक है। तो अब आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो देखो भाई, माइक्रो मीन्स होता है इंडिविजुअल, आपको इसको याद रखना आई से। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट होती है, इसके अंदर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, यानी हम बिहेवियर जान रहे हैं किसका, इंडिविजुअल का, ठीक है। एक इंसान की अगर बात करूं, जैसे हाउस होल्ड है, फर्म है, मार्केट्स है, इन सब के बारे में हम जानना चाहते हैं। जैसे एक सिंगल पर्सन है, जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, सोनू नाम का लड़का है, उसकी जो इच्छा है वो कुछ लैपटॉप खरीदने की है, फोन खरीदने की है, इंडिविजुअल का हम बिहेवियर जान रहे हैं, तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करूं तो इट एक्समाइन हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइन एंड हाउ दे अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक एजेंट, कि हमें ये पढ़ाया जाता है कि जो प्राइसेस हैं वो किस तरीके से डिटरमाइन किए जाने चाहिए प्राइस डिटर्मिनेशन में, कि क्या प्राइस होना चाहिए और कैसे वो हमारे इकोनॉमिक एजेंट के बिहेवियर को इफेक्ट करेगा। मैक्रो में क्या आता है, पूरे वर्ल्ड की बात आती है, पूरे होल इकोनॉमी की आती है। हम माइक्रो में बात करते हैं एक अकेले इंडिविजुअल की, जबकि हम मैक्रो में बात कर रहे हैं पूरे होल की। किसकी बात कर रहे हैं, होल की। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमिक एज अ होल, फोकसिंग ऑन एग्रीगेट वेरिएबल सच एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन, आपको क्या लगता है कि एक पर्सन का इन्फ्लेशन रेट निकलता है क्या, ऐसा कुछ कैलकुलेशन होती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो क्या एक बंदा अगर उसको नौकरी नहीं मिल रही, वो बेरोजगार है, तो क्या हम इसको कंसीडर करेंगे मैक्रो में? तो नहीं करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट तभी होता है जब पूरे देश की बात होती है कि पूरे देश में इतने लोग बेरोजगार हैं, या इतनी इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ ये चल रही है, ठीक है। तो पूरे देश की जब बात आ जाती है, पूरी एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब ही क्या होता है, टोटल। तो इतनी बात समझ आई। पॉलिसी मेकिंग में क्या आता है, इट इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जब बात होती है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है। इकोनॉमिक्स की अगर ब्रांच की बात करूं तो सबसे पहली ब्रांच आती है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, इसको हम पीएन से याद रखेंगे, ठीक है। पीएन, एम होता तो मैं यहाँ पे सीधा प्रधानमंत्री बोल देती, ठीक है, बट यहाँ तो पीएन है। पीएन से आप इसको कुछ भी कोड बना के याद कर सकते हो। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब एंड एनालाइज इकोनॉमिक फिनोमेना विदाउट मेकिंग वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव में क्या होता है, जो हमें चीजें जो अभी हो रही हैं,
जो हमारे सामने दिखाई दे रही है, इकोनॉमिक फिनोमिना जिसको आप एनालाइज कर रहे हो बिना किसी वैल्यू जजमेंट के, आपने कोई जजमेंट नहीं दिया, आपको जो दिखाई दे रहा है आप बस उसको एनालाइज करके बता रहे हो, तो वो आपका पॉजिटिव है। यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एनालाइज करने का। आप सोचोगे कि मैम हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में आता है। इसका उद्देश्य क्या है, इट एम टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप, कि हमारा इकोनॉमिक का रिलेशनशिप किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में होता है वैल्यू जजमेंट, इसमें आप वैल्यू जजमेंट देते हैं, जैसे कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मेक वैल्यू जजमेंट अबाउट इकोनॉमिक आउटकम एंड पॉलिसीज, ठीक है। इट प्रिस्क्राइब व्हाट ऑट टू बी डन टू अचीव डिजायर इकोनॉमिक आउटपुट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देने वाली हूँ जो आपको दोनों को क्लियर करेगा, वो इसमें लिखा नहीं है बट मैं समझा रही हूँ। सो दैट ही मैं ये आपको जो है, जिन बच्चों के पास ये पीडीएफ नहीं है, लेना चाहते हो तो ले लेना, साथ साथ आप इसके प्रिंट आउट्स निकाल लो या फिर आप इसकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हो, तो पढ़ने में इजी होगा। और जो जो मैं एग्जांपल बोलती जा रही हूँ ना, अगर आपके पास, अगर आपने इसके प्रिंट आउट्स निकाल लिया तो इसके नीचे नीचे एग्जाम्पल भी लिखते रहो, सो दैट वहां जब एग्जाम टाइम में आप रिवाइज करो तो आपको ईजी हो। तो नॉर्मेटिव में होता क्या है कि पहले मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ पॉजिटिव का। तो मैंने बोला कि अभी हमारे देश के अंदर जो हर एक चीज की प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये चीज हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, और हमने चीजों को एनालाइज करके बता दिया, तो वो है पॉजिटिव का एग्जांपल। लेकिन मैंने बोला कि हमारे यहाँ देश में हर एक चीज का प्राइस बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसको हम किस तरीके से, क्या हम पॉलिसीज बनाएं या किस तरीके से हम इसको ठीक करें कि यहाँ पे जो है प्राइस बढ़ना कम हो जाए। तो ये जो मैंने यहाँ जजमेंट दी है, यहाँ पे जो पॉलिसी की बात करी है या फिर कुछ वैल्यू जजमेंट दिए हैं, वो मेरा नॉर्मेटिव है। दोनों में फर्क समझ आया कि जो चीज अभी हो रही है करंट में है वो पॉजिटिव है, और नॉर्मेटिव वो जो मैं फ्यूचर की बात करूं कि अगर ऐसा करेंगे, ऐसे कुछ पॉलिसीज लेकर आए तो हमारे, सो दैट हमारे यहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो धीरे धीरे कम हो सकते हैं, तो वो नॉर्मेटिव है क्योंकि उसमें जजमेंट आ गया। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है अदर ब्रांचेस में, आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बात होती है ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस की। ग्लोबल मतलब पूरे, अगर पूरे ग्लोब की बात की जा रही है तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स स्टडी ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट एंड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, काफी डिटेल में मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया है, सो दैट अगर आपको ज्यादा डिटेल में जाना है तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। तो बेसिकली अभी ये समझना है कि ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस का मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है, फाइनेंस की बात हो रही है यहाँ पे, जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं, जो हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, उनमें जो एग्रीमेंट्स होते हैं, रेट्स एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि अगर हमें बाहर की कंट्री से कुछ सामान मंगवाना है या फिर भेजना है तो उनकी करेंसी के हिसाब से चलना पड़ता है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आता है डेवलपमेंट, यानी कुछ डेवलप हो रहा है यहाँ पे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लो इनकम कंट्रीज, जिनकी इनकम कम है, एक्समाइनिंग इश्यूज सच एज पॉवर्टी, गरीबी है, इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत लो है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसी को इंडिकेट करती है, पता चलता है कि अब गरीबी कितनी है, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। ये बैक हो गया, मैं थोड़ा सा इसको ओपन कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से था ये। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, डेवलपमेंट समझा दिया। अब इसका समझ लेते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में क्या आता है, जिसमें साइकोलॉजिकल इनसाइट्स आते हैं, जैसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इनकरेक्ट साइकोलॉजिकल इनसाइट्स इनटू इकोनॉमिक एनालिसिस एक्समाइनिंग हाउ cognitive biases and emotion influence economic decisions. The study of economics provide value insight into how society allocate resources and make decision. Understanding economics can inform policy making and help individual make informed choices. यानी कि अगर हम इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, सो दैट जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी स्कैरसिटी है, यानी जो स्कैरसिटी है, जो मतलब जो कमी आ रही है रिसोर्सेज में, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि कैसे उस कमी को दूर किया जाए, कैसे डिसीजन लिए जाएं, सो दैट हमारी इकोनॉमिक जो है उसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए ताकि एक इंडिविजुअल जो है आराम से अपनी चीजों को चूज कर पाए, उसको मदद मिले, ठीक है। व्हाट इज बर्डन ऑफ टैक्स एंड लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। अब यहाँ पे बात आती है टैक्स बर्डन क्या है और लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस क्या है। टैक्स बर्डन में आता है, टैक्स बर्डन रेफर्स टू द फाइनेंशियल बर्डन इम्पोज एन इंडिविजुअल और बिजनेस बाय टैक्सेस आता है। टैक्स रेट, टैक्स बेस की बात करें, डिमांड की बात करें, तो वो सब इसमें पढ़ाया गया है। तो जो टैक्स बर्डन रेफर्स टू द फाइनेंशियल बर्डन होता है ये, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल पे आता है या किसी बिजनेस पे आता है, और जो बिजनेसमैन होता है या इंडिविजुअल, उसको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं टैक्स बर्डन को, सबसे पहला टैक्स रेट। टैक्स रेट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, कितना आपको टैक्स पे करना है, आपकी इनकम के हिसाब से टैक्स होता है। टैक्स बेस में आता है टैक्स बेस डिटरमाइन व्हाट इज बीइंग टैक्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट करता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स के बर्डन को, कि आपने जो है कितनी डिमांड करी है, कितनी सप्लाई करी है, उसके हिसाब से ही आपको टैक्स भरना है, ठीक है। जैसे आजकल पक्का बिल होता है, जीएसटी वगैरह होता है, ठीक है।
तो वो निर्भर करता है कि आपने जो है कितनी क्वांटिटी में सामान खरीदा है, उसमें कौन सी स्लैब रेट लगने वाली है ना। लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस में आता है कि भाई आपके कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं लेवल ऑफ आउटपुट में। सबसे पहले डिमांड, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट। आपका आउटपुट, आप इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी सीओपी की बात करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी आप किसी भी चीज को, किसी भी चीज के प्रोडक्शन करने के लिए जो कॉस्ट आती है उसके अंदर टैक्स भी जुड़ जाता है, जो कि आपके आउटपुट और लेवल को इफेक्ट करता है। वो कैसे करता है, अब लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। अब मान लो कि मुझे एक पेन बनाना था, ठीक है, अब पेन बनाने की कॉस्ट आ रही है 2 रुपए, ठीक है, तो ऐसे मैंने बहुत सारे पेन बनाए और मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी भी देना है, तो वो भी मान लो मैंने 5 रुपए उसमें जोड़ लिए तो 7 रुपए हो गए, ठीक है। तो 7 रुपए की चीज 7 रुपए में तो नहीं बिकने वाली, उसमें कुछ अपना प्रॉफिट भी होगा, तो 10 12 रुपए की 15 रुपए की बिक जाएगी। तो इस तरीके से बात बनती है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आती है जिसमें टैक्स भी जुड़ता है, और आउटपुट में तभी फर्क आता है क्योंकि आपके पीछे से टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। वाली बात समझ आ गई होगी आपको कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, कि जो टेक्नोलॉजी है वो आपके इम्पैक्ट करती है, टेक्नोलॉजी आपके इम्पैक्ट करती है, टेक्नोलॉजी कैन इम्पैक्ट द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑन टैक्स ऑन आउटपुट। अब ये जो हमारा टैक्स का जो इम्पैक्ट आता है वो आउटपुट पे क्या आता है, कॉस्ट इंक्रीज होती है, डिमांड रिड्यूस हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो भाई कॉस्ट क्यों बढ़ जाती है, ठीक है। तो टैक्स कैन इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू डिक्रीज इन आउटपुट, यानी अगर आपके सीओपी यानी टैक्स कैन इंक्रीज, अगर टैक्स इंक्रीज हो जाता है सीओपी के अंदर तो आपके आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। डिमांड कैसे रिड्यूस होती है, टैक्स कैन रिड्यूस डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट लीडिंग टू डिक्रीज इन आउटपुट, यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, ठीक है, तो आपका आउटपुट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर पीछे से डिमांड नहीं आएगी तो हम ज्यादा प्रोडक्शन भी तो नहीं करेंगे ना। तो इस तरीके से फर्क पड़ता है एक चीज से दूसरी चीज पे, ठीक है। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि रिलेशनशिप बताता है आपके इनपुट और आउटपुट को इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, कि आपने कितना इनपुट लगाया और बदले में आउटपुट कितना मिला। लेट सपोज वही वाला एग्जांपल पेन का, कि मैंने अगर 2 रुपए लगाए तो वो मेरा इनपुट है और 10 रुपए मुझे बेच के मिले तो वो मेरा आउटपुट है। आई होप आपको क्लियर है। जिसमें कौन कौन आता है, लेबर आता है, कैपिटल, रॉ मटेरियल आता है, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं क्योंकि बिना इनके प्रोडक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे पहले कुछ जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए क्या क्या चाहिए, जमीन चाहिए, उसको बनाने वाला चाहिए, पैसा लगाना पड़ेगा, कच्चा माल चाहिए, पेन को बनाने के लिए बॉडी इंक ये सब चाहिए, तो ही जाके वो बनेगा, तो उसी को प्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट रन होता है, एक लॉन्ग रन होता है। शॉर्ट रन नाम से ही क्लियर है, द टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन शॉर्ट रन। और इसमें इनपुट जो होते हैं, कुछ इनपुट फिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि लैंड वगैरह फिक्स रहती है जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। ये नहीं है कि आज आपने रेंट पे या कोई अपना घर खरीद लिया, सॉरी प्रोडक्शन करने के लिए कोई जगह खरीद ली, कल आपको अच्छी नहीं लग रही फिर आपने कोई और खरीद ली, ऐसा नहीं होता, इनपुट फिक्स रहते हैं कुछ, ठीक है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, टाइप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन लॉन्ग रन वेयर ऑल इनपुट आर वेरिड, सारे इनपुट यहाँ पे वेरी करते हैं, ठीक है, और लंबे समय के लिए ये रिलेशनशिप दिखाता है इनपुट और आउटपुट का। आगे आता है कुछ फीचर्स हैं प्रोडक्शन फंक्शन के, होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, एक आता है कांस्टेंट, फिर आता है डिक्रीजिंग। अब इसको समझते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे। अब इसमें यह आता है कि अगर आपका आउटपुट बढ़ रहा है, पहले तो क्या होता है फास्टर रेट से बढ़ता है, देन इनपुट, फिर क्या होता है सेम रेट से जो है इंक्रीज करता है, फिर आउटपुट जो है स्लोअर रेट से जो है इंक्रीज करता है। पहले इंक्रीज मैं यहाँ बना रही हूँ, इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है, उसके बाद भी इंक्रीज ही हो रहा है सेम रेट से, फिर यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, फिर भी थर्ड में क्या होता है इंक्रीज हो रहा है स्लो रेट से, पहले इंक्रीजिंग फिर सेम फिर स्लो, ठीक है, इस रेट से जो है वो होता है, तो उसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यानी कि आपने पहले प्रोडक्शन करा, ठीक है, आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज होता गया, ठीक है, बढ़ता गया, फिर फास्टर रेट से बढ़ता गया, फिर इंक्रीज हुआ सेम रेट से, फिर स्लोअर हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर चलता रहता है, ठीक है। और वैसे अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है ना, तो मैंने ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने इसको काफी डिटेल में कराया है कर्व के साथ, तो आप ना वन शॉट देख लेना, उसमें कराया मैंने। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी। लेबर आपको पता ही है कौन होता है, द एफर्ट एंड द स्किल ऑफ द वर्कर, ठीक है, वर्कर की क्या एफर्ट्स हैं, क्या स्किल है, वो लेबर है। कैपिटल क्या है, फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्स है, मतलब जो आपके पास संपत्ति वगैरह जो भी पड़ी है, आपको अगर बेचनी है तो आप उससे बिजनेस कर सकते हो, या फिर जो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आपके पास पड़ा है, में बैंक में जो आपके पास पैसा पड़ा है। रॉ मटेरियल में आता है इनपुट यूज, आप क्या इनपुट यूज करने वाले हो, कच्चा माल जैसे पेन में बॉडी इंक ये सब चाहिए। टेक्नोलॉजी में क्या आता है, मेथड, कौन सा टेक्निक आप यूज करने वाले हो,
ठीक है, लेबर इंटेंसिव होगा या फिर कैपिटल इंटेंसिव होगा। एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में आता है प्रोडक्शन प्लानिंग आता है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन आता है, रिसोर्सेज एलोकेशन आता है। यानी कि जो आपके प्रोडक्शन के फंक्शन है उसमें ये एप्लीकेशंस लगती हैं। यानी कि सबसे पहला आता है प्रोडक्शन प्लानिंग। आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी पड़ती है कि प्रोडक्शन किस टाइप का करना है, किस लेवल का करना है, क्या क्या आप इनपुट लगाने वाले हो। कॉस्ट मिनिमाइजेशन की आपकी कॉस्ट कम आएगी तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे। अगर मान लो 2 रुपए का पेन बनाया, ठीक है, अगर आप सोचो कि अच्छी बॉडी लगा दूं, अच्छी इंक डाल दूं, अच्छा इसके अंदर मैं रिफिल डाल दूं या अच्छा इसकी पैकिंग कर दूं, और बाहर वो 10 रुपए का बिक रहा है, आपकी कॉस्ट ही 12 रुपए आ रही है, तो क्या फायदा आपका मेहनत करने का। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट कम आनी चाहिए। रिसोर्सेज एलोकेशन में आता है प्रोडक्शन फंक्शन हेल्प फॉर्म एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली टू अचीव द प्रोडक्शन गोल। आपका प्रोडक्शन का गोल क्या है कि आप जो है प्रॉफिट कमाओ। भले ही आप 2 रुपए एक प्रोडक्ट पे कमाओ, 2 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे, लेकिन कुछ बचना तो चाहिए ना। कुछ बुराई भी है प्रोडक्शन फंक्शन की, लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहला आता है सिंप्लीफिकेशन, नेक्स्ट आता है अजम्पशन। अजम्पशन सब में चलेंगी, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में आता है प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ्टन सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी जो आपके प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या करते हैं, आपके चीजों को इजीएस्ट वे में लेकर आते हैं, सिंप्लीफिकेशन डालते हैं आपके ये प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। अजम्पशंस में आता है प्रोडक्शन फंक्शन रिले ऑन द अजम्पशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कि आपने कितना इनपुट लगाया, क्या आउटपुट आया, उसको आपको एज्यूम करना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, हर चीज एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रही यहाँ पे। तो प्रोडक्शन फंक्शन प्रोवाइड अ यूजफुल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप। आपको रिलेशनशिप बता रहा है इनपुट आउटपुट का, कि अगर आपने 2 रुपए लगाए तो ये इतना आउटपुट आपको मिल सकता है, और काफी सारी चीजें एज्यूम करने के बाद। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड डायनेमिक, ठीक है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके पीछे इकोनॉमिक्स भी आएगा तो आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिस्टिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो देखो स्टैटिस्टिक में क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट एज अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, और डायनेमिक में क्या होता है, चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर टाइम। यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इकोनॉमिक स्टेट्स एज अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम होता है, और ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल ओवर टाइम होता है, चेंजेस चेंजेस देखने को मिलता है। डायनेमिक इकोनॉमिक्स मतलब चेंज होता रहता है, ठीक है। और स्टैटिस्टिक में क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। टाइम डायमेंशन की बात करूं मैं स्टैटिस्टिक के अंदर, तो इग्नोर टाइम और एज्यूम इट्स कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है स्टैटिस्टिक, ठीक है, चेंज नहीं होता जल्दी से। और डायनेमिक में क्या होता है, आपका कंसीडर द टाइम डायमेंशन, टाइम के हिसाब से चेंज होने वाला होता है ये, ठीक है। एजम्पशंस में आता है इकोनॉमिक वेरिएबल आर कांस्टेंट, जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं इसमें, और इसमें क्या होता है, चेंज होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम ही डायनेमिक है। इक्विलिब्रियम में आता है प्राइमरी फोकस किस पे होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे होता है, और इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों है। अब इसके एग्जाम्पल आ गए हैं, अगर आपको एग्जाम्पल समझ आ गए तो अब दोबारा से इसको ऊपर से नीचे से ऊपर पढ़ोगे तो सब समझ आएगा। एग्जाम्पल में आता है किसमें, स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स में आता है सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस, कि आपने किसी की सप्लाई या फिर डिमांड को एनालाइज किया है। प्राइस थ्योरी, की प्राइस थ्योरी में आपको बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस होना चाहिए, तो वो आपका क्या है, वो आपका स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स है, क्योंकि डिमांड चेंज होती है, ठीक है। तो देख सकते हो इस, तो इसमें वही है, सप्लाई है इसका एग्जांपल, डिमांड एनालिसिस, कि आपने सप्लाई और डिमांड को एनालाइज करा है, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स, बिजनेस साइकिल, ये तो आपको पता है चेंज होती ही रहती है, तो ये डायनामिक है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, और इस तरीके से है ये, आप इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है व्हाट इज आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट कर्व, क्या होता है, आइसो क्वांट कर्व क्या होता है, तो आइसो क्वांट कर्व एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट का, जैसे लेबर, सच एज लेबर कैपिटल दैट प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, इट शोज अ डिफरेंट वे टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस, कि आपकी एक स्पेसिफिक गुड्स जो है, स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको लेबर, कैपिटल, इन सब चीजों की 2 या 2 से ज्यादा जब इनपुट चाहिए होते हैं तो वो आपका आइसो क्वांट कर्व कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके कुछ करेक्टरिस्टिक है, ये सॉरी करेक्टरिस्टिक है, इसके कुछ फीचर्स हैं। एक तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, सेम यही कॉन्सेप्ट है जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, इसको आप रीड कर सकते हो। आइसो क्वांट कर्व जो होता है वो एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, फिर से वही डेफिनेशन है। करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, लीनियर है और स्लोप है। लीनियर की बात करूं तो आइसो क्वांट कर्व बहुत लीनियर होता है, जो कि इंडिकेट करता है कॉस्ट ऑफ इनपुट जो है वो आपका कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, इनपुट में कोई बदलाव नहीं हो रहा, इनपुट की कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। स्लोप में आता है स्लोप ऑफ द आइसो क्वांट कर्व रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ टू इनपुट, यानी कि 2 इनपुट के प्राइसेस की रेशियो को रिप्रेजेंट करता है स्लोप, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ आइसो क्वांट एंड आइसो क्वांट कर्व क्या है, तो बेसिकली जो इंटरेक्शन है आइसो क्वांट कर्व एंड आइसो कॉस्ट कर्व डिटरमाइन करता है ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट है, जो कि आपकी कॉम्बिनेशन है दैट मिनिमाइज द कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट को मिनिमाइज करता है,
प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, कि अगर आप किसी चीज का इनपुट दे रहे हो, अगर आप पेन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना है, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज ही रखना है, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा अपने आउटपुट पे कमा पाओ। एप्लीकेशन में आता है प्रोडक्शन प्लानिंग और कॉस्ट मिनिमाइजेशन, ये वही सारे पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है वेयर अ फर्म चेंज डिफरेंट प्राइसेस, मतलब जो फर्म है वो चेंज करती रहती है डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट होने के बाद भी प्राइसेस चेंज करती रहती है टू डिफरेंट कस्टमर based on their willingness to pay. They practice allow firm to capture consumer surplus and increase revenue. कि अगर आपको अपनी इनकम, किसी भी दुकानदार को, अगर अपने बिजनेसमैन को अपनी इनकम को, रेवेन्यू को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो वो सेम प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस चार्ज करती है। ठीक है, अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, कस्टमर की विलिंगनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोई कम पैसे दे सकता है तो उससे उतने ले लो, और अगर कोई ज्यादा दे सकता है तो उसके हिसाब से ले लो। तो इसमें कुछ डिग्रीज आती हैं, 3 डिग्रीज हैं। फर्स्ट डिग्री है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री क्या बोलती है? द फर्म चार्जेस ईच कस्टमर द मैक्सिमम प्राइस दैट आर विलिंग टू पे, मतलब मैक्सिमम प्राइस जो है यहाँ पे चार्ज होता है। सेकंड डिग्री में क्या होता है? द फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइस है बेस्ड ऑन क्वांटिटी परचेज, आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हो। अगर आपने क्वांटिटी ज्यादा खरीदी है, तो आपने देखा भी होगा जब आप दुकान पे जाते हो तो आप ज्यादा सामान लेते हो, वो पूछते हैं ना कि आपकी क्वांटिटी ज्यादा है तो हम प्राइस कम कर देंगे, तो सेकंड डिग्री है। थर्ड डिग्री में क्या होता है? द फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, लोकेशन। अब क्या होता है, कई कई लोकेशन ऐसी होती हैं जिसमें सामान ज्यादा महंगा नहीं बिक सकता, तो उस हिसाब से बिकता है। कुछ एज के हिसाब से होता है, कुछ फीचर्स के हिसाब से, भाई कोई प्रोडक्ट बहुत महंगा है, अच्छी क्वालिटी है, उसको थोड़ा महंगा बेचो, कोई सस्ता है वो, तो उसके हिसाब से बेचो। ये थर्ड डिग्री होती है। कंडीशन क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का? तो सबसे पहले आता है मार्केट पावर, डिफरेंट इलास्टिसिटीज, ठीक है, नो आर्बिट्रेज। तो सबसे पहला आता है मार्केट पावर। मार्केट पावर ये बताता है हमें, ये वाला टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो मार्केट पावर में आता है द फर्म मस्ट हैव सम डिग्री ऑफ मार्केट पावर टू सेट डिफरेंट प्राइसेस, भाई ऐसा करना पड़ता है अगर दुकान चलानी है तो। डिफरेंट इलास्टिसिटीज में आता है कि डिफरेंट कस्टमर ग्रुप मस्ट हैव डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हर किसी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफर होती है। कस्टमर मस्ट नॉट बी एबल टू रीसेल द प्रोडक्ट और सर्विस, यानी जो कस्टमर है वो इतना एबल नहीं होता कि वो आगे सामान को बेच पाए, ठीक है, वो सब आता है। एग्जाम्पल में एयरलाइन टिकट्स है, मूवी टिकट है, ठीक है, या फिर आपकी कोई मेडिकल की जितनी चीजें होती है, जैसे एयरलाइन टिकट में क्या बताया गया, एयरलाइन ऑफ्टन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द सेम टिकट बेस्ड ऑन द फैक्टर लाइक डिमांड। अगर डिमांड ज्यादा है, बुकिंग ज्यादा है, पैसेंजर ज्यादा, तो एयरलाइन ज्यादा टिकट चार्ज करती है। जैसे दिन पास आने वाले होते हैं, कुछ दिन पहले करोगे थोड़ा सस्ता पड़ता है। मूवी टिकट का भी ऐसा ही है, आपकी एज, टाइम, डे इस पे डिपेंड करता है, मेंबरशिप स्टेटस पे डिपेंड करता है। और उसके बाद आपकी ये जो डिफरेंट कंट्रीज टू डिफरेंट कस्टमर ग्रुप, जैसे आपकी दवाइयां वगैरह होती हैं, ठीक है, उन सब में अलग चार्जेबल होता है। बेनिफिट्स क्या है? इंक्रीज रेवेन्यू, इससे क्या होता है, रेवेन्यू बढ़ जाती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है। कुछ बुराइयां हैं जैसे कि अनफेयरनेस होता है, भाई अगर आप किसी से अलग अलग प्राइस चार्ज करोगे तो अनफेयरनेस भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा ज्यादा जानकार होता है तो वो हमें कम में दे देता है, और कोई ना जानकार हो उससे पूरे पैसे लेता है, तो ये अनफेयरनेस एक ड्रॉबैक है इसका। कंप्लेक्सिटी में आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज, इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कतें फेस होती है और मैनेज करने में दिक्कतें आ जाती हैं। आई होप आपको क्लियर है। अब ये ना फर्स्ट डिग्री और को ना यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जिसे परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। तो इस तरीके से कर बना हुआ है, तो आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मार्केट, डिस्क्राइब ऑल द टाइप ऑफ मार्केट। सारे क्वेश्चन इतने जबरदस्त इंपॉर्टेंट है ना, मैं बता नहीं सकती, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मार्केट, डिस्क्राइब ऑल द टाइप। और आपके एग्जाम में ना ऐसे ही आएंगे, चाहे वो शॉर्ट नोट में आए चाहे जैसे भी आए, क्वेश्चन यही, मतलब टॉपिक पकड़ना है आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ लिख दिया व्हाट इज मार्केट, डिस्क्राइब ऑल द टाइप ऑफ मार्केट, यही छपा छपाएगा, नहीं। हो सकता है वहां पे ये बोल दे कि सिर्फ वो आपसे टाइप्स पूछ ले, या हो सकता है वो आपसे सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन पूछ ले, तब भी आंसर आपको आता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे करवा रखा है। तो व्हाट इज मार्केट, डिस्क्राइब करना। तो मार्केट क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बायर और सेलर जो है इंटरैक्ट करते हैं। एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे गुड को एक्सचेंज या फिर सर्विस को एक्सचेंज किया जाता है, या रिसोर्स को एक्सचेंज होता है। जैसे कि मैं सामान लेने गई तो मैं बायर है, जो दुकान वाला है वो सेलर है, हम दोनों का इंटरेक्शन हुआ, तो वो मार्केट है। मार्केट जो है वो यहाँ पे बताई गई है, एक होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक होती है मोनोपोली, एक होती है ओलिगोपोली, एक होती है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन।
इस तरीके से डिओपोली, ये काफी सारी मार्केट्स के बारे में बताया गया है। ये आपके फीचर्स भी आप इसमें से बना के लिख सकते हो अगर आपको इतना समझ आ गया तो। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। तो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे ही सेलर्स होते हैं। अ सेलर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर पार्टिसिपेट इन द मार्केट, मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, काफी सारे बायर और काफी सारे ही सेलर्स हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब है कि वेरी सिमिलर होता है, प्रोडक्ट बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मतलब सिमिलर होता है। कभी भी कोई भी आ सकता है, कभी भी कोई दुकान बंद करके जा सकता है। फर्म कैन इजिली एंटर और एग्जिट भी कर सकती है। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है बायर को भी सेलर को भी, ठीक है। जैसे कि आपको चावल चीनी कुछ भी लेनी है तो आप देख सकते हो, ठीक है। मोनोपोली में आता है सिंगल सेलर, सिंगल फर्म सप्लाई एंटायर मोनोपोली। और मोनोपोली का मतलब ही यही है कि सिंगल सप्लायर है वहां पे, ठीक है। जैसे अगर पहाड़ों में जाओगे तो वहां पे मान लो कि कोई किसी की दुकान है या किसी मैगी का स्टॉल है, तो वो अगर सिंगल है तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। यूनिक प्रोडक्ट होता है, कोई सब्सिट्यूट नहीं होता। और बैरियर टू एंट्री, वैसे तो आजकल बहुत कम मोनोपोली देखने को मिलती है, बट स्टिल आप देख सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक में आता है मैनी फर्म होती हैं, बहुत सारे फर्म compete करती हैं आपस में, ठीक है। प्रोडक्ट सिमिलर होता है बट नॉट आइडेंटिकल नहीं होता। फ्री एंट्री एग्जिट की अगर बात करें तो फर्म इजीली आ सकती है, जा सकती है। ओलिगोपोली में क्या होता है, नंबर ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स यहाँ पे डोमिनेट करती है, ज्यादा लार्ज नंबर नहीं होता, स्मॉल ही होती है। इंडिपेंडेंट फर्म होती है, फर्म आर अवेयर, फर्म को अवेयर रहना होता है। ईच अदर एक्शन एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली, यानी कि जो फ्यू सेलर्स है उनको आपस को देख के ही एक्शन लेने पड़ते हैं और रिएक्ट करना पड़ता है। बैरियर होते हैं इसके अंदर, फर्म फेस सिग्निफिकेंट बैरियर्स, कुछ एंटर मार्केट में एंटर करने के लिए कुछ बैरियर्स भी होते हैं। अदर मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं, वो आती है मोनोप्सोनोमी, जिसमें सिंगल ही बायर होता है, जो कि सिंगल बायर डोमिनेट करता है मार्केट में। और मेनी सेलर की बात करूं तो compete करते हैं एक दूसरे से। डिओपोली में क्या होता है, टू फर्म डोमिनेट द मार्केट, दो होते हैं, क्योंकि नाम से क्लियर है डिओ है। फर्म आर अवेयर ईच अदर, फर्म जो है अवेयर रहती है एक दूसरे के एक्शन पे और रिएक्ट करती हैं अकॉर्डिंगली, उन्हीं के हिसाब से, कि अगर सामने वाले ने प्राइस बढ़ाया तो हम भी बढ़ाएंगे, अगर वो ये दे रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे। करेक्टरिस्टिक क्या है मार्केट के, सबसे पहला तो नंबर ऑफ फर्म एंड द मार्केट शेयर, ये बता दिया। डिग्री ऑफ विच प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड भी होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। बैरियर्स भी आपने पढ़ लिया, अभी इंफॉर्मेशन भी पढ़ ली। इंपॉर्टेंस की अगर बात करूं मार्केट की, तो सबसे पहले रिसोर्सेज एलोकेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ है और इनोवेशन है। इनोवेशन मतलब आपके कंपटीशन जो है, अगर आप कुछ इनोवेटिव करोगे तो ही आप अपने जो कॉम्पिटिटर है उससे लड़ पाओगे। इकोनॉमिक ग्रोथ भी तभी होगी जब आप कुछ अच्छा करोगे, कुछ यूनिक करोगे, अलग करोगे। रिसोर्सेज एलोकेशन में भी आपको पता है कि आपको अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है और कम से कम वेस्टेज करनी है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या समझाता है, तो वो ये समझाता है कंज्यूमर विल एलोकेट द इनकम अमंग डिफरेंट गुड्स in such the way the marginal utility of the last unit of each good is equal, ठीक है। तो देखो भाई, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल मतलब होता है एक्स्ट्रा यूनिट, यूटिलिटी मतलब जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसका लॉ के बारे में पढ़ाया जा रहा है कि कंज्यूमर क्या करता है, एलोकेट करता है अपनी इनकम को डिफरेंट गुड्स में, ठीक है, जितनी उसको करनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे हम अभी समझेंगे नीचे कुछ अजम्पशंस हैं इसके अंदर। सबसे पहला आता है रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर इज अ रैशनल मेकिंग डिसीजन टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, यानी कि वो अपने डिसीजन के हिसाब से ही अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। कार्डिनल यूटिलिटी में आता है यूटिलिटी कैन बी मेजर कार्डिनली। डिमिनिशिंग मार्जिनल, डीएमयू क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड डिमिनिश द कंजम्पशन इंक्रीज। जैसे जैसे आप अपना कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे आपका एमयू जो है वो डिक्रीज होता जाएगा और एक टाइम पे आके नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक पानी का ग्लास का एग्जांपल देती हूँ। अब मान लो कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्यास लगी है तो आप फटाफट से एक ग्लास पियोगे, फिर दो पियोगे, फिर तीन। जैसे जैसे आपका सेटिस्फेक्शन पूरा होता जाएगा आप ग्लास, पानी का ग्लास जो है कम कर दोगे और उसके बाद बिल्कुल रुक जाओगे। इसको आप कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हो, जैसे मान लो आप शादी में गए, ठीक है, और आपको भूख लग रही थी, आपने फटाफट से जो जो खाना था फटाफट से खा लिया, ठीक है। पहले आपको भूख लगी थी, आपने खाया, वो आपकी बॉडी के लिए चलो ठीक है, आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया। उसके बाद आपने थोड़ा और खा लिया, वो भी ठीक है, यानी कि आपकी यूटिलिटी जो है वो अभी भी जो है पहले तो इंक्रीजिंग रेट से थी, फिर नॉर्मल थी, फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा, एमयू नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपने ज्यादा खा लिया तो आपका पेट भी खराब हो सकता है। तो ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी बताता है, एक्स्ट्रा यूनिट जो आपने ले लिया है, ठीक है, तो वो उसमें डिफरेंस आता है। इम्प्लीकेशन में आता है ऑप्टिमल एलोकेशन, आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, आता है लॉ हेल्प करता है कंज्यूमर एलोकेट द इनकम
डिफरेंट गुड्स में वो कितना खर्च करता है। कि अगर मान लो किसी को ऑरेंज लेने हैं और इधर बनाना लेना है, तो अगर ऑरेंज का जो है चीजें बढ़ाई हैं, ऑरेंज ज्यादा खरीदे हो तो बनाना कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो ये इसका कर्व है। एक्स एक्सिस पे आपकी क्वांटिटी डिमांड है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। तो इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, आता है डिफाइंड टाइप्स ऑफ गुड्स, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर हम बात करें गुड्स की, डिफाइंड टाइप्स ऑफ गुड्स है तो गुड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में आता है दिस गुड्स आर इंटेंडेड फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, ठीक है। जैसे फूड है, क्लोथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक, ये आप डायरेक्ट हो, आप फाइनल प्रोडक्ट ही ले रहे हो और आप खुद ही कंज्यूम करोगे। कैपिटल गुड्स में आता है जो बड़ी बड़े महंगी चीजें जो आती है, जिसको प्रोड्यूस करने में ज्यादा मेहनत लगती है और वो सस्ते नहीं होते, जैसे कि बिल्डिंग मशीनरी, ये सब इक्विपमेंट्स, ये सब। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग की अगर बात करूं तो दीज गुड्स कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड। जैसे कार है, आपने एक बार ले ली, 10 साल चलेगी, 8 साल चलेगी। अप्लायंसेज है, फर्नीचर, कई कई साल चलते हैं, ड्यूरेबल है। नॉन ड्यूरेबल जो ज्यादा टाइम नहीं चल सकते, जैसे सब्जियां, फ्रूट्स, क्लोथिंग, ये सब होता है। इनकी एक लाइफ होती है, उसके बाद ये खराब हो जाते हैं। लग्जरी गुड्स आपको पता है, जैसे कि आपकी BMW, हाई इलेक्ट्रॉनिक है, ज्वेलरी, आईफोन, ये सब आपके लग्जरी गुड्स को इंडिकेट करते हैं। इन्फीरियर गुड्स में क्या आता है, इन्फीरियर मतलब जो आपकी लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, जैसे कि आपके सेकेंड हैंड क्लोथ हो गया, ठीक है, चीप गुड्स हो गए, या फिर लो क्वालिटी का फूड हो गया, ये सब आता है। नॉर्मल गुड्स में क्या आता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस इनकम, आपकी इनकम बढ़ते ही आपने उसको बढ़ा दिया, तो वो क्या है, नॉर्मल गुड्स है। डिमांड फॉर दीज गुड्स। अब आते हैं हम लोग अपने गिफन गुड्स पे। गिफन गुड्स क्या बोलता है, डिमांड फॉर दीज गुड्स इंक्रीजेस एज प्राइसेस इंक्रीजेस ऑफ्टन ड्यू टू गुड्स बीइंग स्टेपल स्टेपल एंड नेसेसिटी। आप गिफन गुड्स का मतलब है कि प्राइस बढ़ने के बाद भी हम खरीदते हैं। तो ऐसा कब होता है, जो हमारे नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि दवाइयां वगैरह, ये सब। आई होप आपको क्लियर है। वेबलन गुड्स क्या होता है, जैसे लग्जरी कार, डिजाइनर ज्वेलरी, ये सब होता है कि आपके जो प्राइस बढ़ रहे हैं गुड्स के, फिर भी आप डिमांड कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने स्टेटस सिंबल या लग्जरी अपील को मेंटेन करके रखना है। व्हाट इज MRS? MRS क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो उसको समझने के लिए एक छोटे से फॉर्मूले पे आ जाओ, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, क्योंकि मैं इजी से इजी तरीके से समझाती हूँ। MRS मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, आपके क्या आप गेन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये रहा आपका, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट वन गुड्स दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप एक्सचेंज इन द एडिशनल यूनिट ऑफ द अनदर गुड्स। यानी कि आप एक चीज गेन कर रहे हैं और एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन दोनों को आपको डिवाइड देना है, सो दैट आप जो है MRS निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है छोटा सा ट्राइंगल, ये मतलब चेंज है, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स Y एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स, यानी कि एक गुड्स में और दूसरे गुड्स में कितना चेंज आ रहा है, उन दोनों को डिवाइड दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, MRS निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशंस हैं, कंज्यूमर बिहेवियर। MRS हेल्प अंडरस्टैंड कंज्यूमर प्रेफरेंस, बिहेवियर देखा जाता है उसमें, ठीक है। उसके डिसीजन देखे जाते हैं कि एक गुड्स पे कितना खर्च कर रहा है और दूसरे पे कितना कर रहा है। यानी कि अगर वो बनाने पे ज्यादा खर्चा कर रहा है, बनाना पे ज्यादा खर्चा कर रहा है, तो ऑरेंज कम कर देगा। इंपॉर्टेंस की अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस पता चलती है, इसके अंदर प्रेफरेंस पता चलती है कि आपकी प्रेफरेंस अभी क्या है। जैसे अगर आपके घर वालों ने आपको 200 रुपए दिया, अगर आपको पिज्जा पार्टी करनी है, तो लेट सपोज 100 का पिज्जा आ गया और आपने जो है, या 150 का आपका पिज्जा आ गया, 50 की आपने कोक खरीद ली, तो इस तरीके से है। या फिर अगले दिन आपको कुछ खाने का मन हुआ तो आपने कोल्ड ड्रिंक ज्यादा बाय कर ली और पिज्जा जो है ना खरीद के आपने कुछ चिप्स खरीद लिया। तो ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन है जो समझा रखा है कि अगर आपका ये देखो आ गया ना, एक्स है आपका, एक्स है और वाई, दो गुड्स हैं, तो आप देख सकते हो कि एक्स जो है वो बढ़ रहा है और वाई कम हो रहा है, ठीक है। एक से दो क्वांटिटी हुई, दो से तीन, तीन से चार, और वाई कम हो रहा है, 10 से 5, 5 से 2 और 2 से 1, ठीक है। फिर दोनों को डिवाइड दो और उसी को प्लॉट कर दो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, जो कि डिस्क्राइब करता है ऐसी सिचुएशन को वेयर वन पार्टीज ट्रांजेक्शन हैज मोर इन्फॉर्मेशन दैट अनदर पार्टी, लीडिंग टू अनइक्वल और अनफेयर एक्सचेंज, ठीक है। इसको कुछ इस प्रकार से समझो आप कि इंडिविजुअल हु हैज मोर लाइकली टू फाइल क्लेम मे बी मोर लाइकली टू परचेज इंश्योरेंस, इंक्रीजिंग कॉस्ट बाय द इंश्योरर। यूज कार मार्केट, सेलर मे हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द व्हीकल देन बायर, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आप ये समझो कि यहाँ पे क्या होता है, एडवर्स सिलेक्शन होता है, ठीक है। अगर हम कार मार्केट की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, तो ठीक है, जिसको खरीदना होता है वो पहले से ही काफी सारी चीजें की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बैठा होता है कि उसको सेलर से भी ज्यादा बायर को नॉलेज होती है। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, मार्केट फेलियर्स होते हैं। एडवर्स सिलेक्शन होता है, एक तो इंक्रीज कॉस्ट होती है, साथ ही साथ मिटिगेशन स्ट्रेटजी की बात करूं तो इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इधर उधर से, सोशल मीडिया इधर से उधर से कवर करते रहते हो, सो दैट बायर को ज्यादा नॉलेज हो जाती है। डिफाइन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड एक्सप्लेन इट्स
विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट एज वन ऑफ इनपुट इज इंक्रीज, अगर आपका एक इनपुट बढ़ रहा है वाइल होल्डिंग अदर इनपुट कांस्टेंट, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट वर इवेंचुअली डिक्रीजेस, ठीक है। तो इसकी 3 स्टेजेस हैं, तो ही समझ आएगा। इंक्रीजिंग में क्या होता है, अगर आपका एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है तो आपके इनपुट भी इंक्रीज करेंगे। डिमिनिशिंग में क्या होता है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करता है, ठीक है, इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं। और नेगेटिव में क्या होता है, वो बियॉन्ड चला जाता है, जो मैंने अभी आपको पानी का एग्जांपल दिया, सेम वही है, आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से डायग्राम है इसका, आप बना के लिख सकते हो वहां पर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये समझ लो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू स्टेट दैट वेयर अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज द सैटिस्फैक्शन, कि आपका कंज्यूमर मैक्सिमाइज द सैटिस्फैक्शन और यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी मतलब का मतलब है कि आपको कितना सैटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा कब किस पॉइंट में मिल रहा है, वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। Income and the price of goods and services, it occur when the consumer allocate the income in such a way the marginal utility of each good is equal to the price, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल आपको अभी दिया, ग्लास का पानी का एग्जांपल दिया था, तो वही है आपकी यूटिलिटी, आपको जितनी प्यास लगे आप उतने ग्लास पियोगे और उसके बाद जब प्यास बुझ जाएगी आप छोड़ दोगे। कंडीशन में आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी होती है। बजट कंस्ट्रेन होता है, ठीक है, आपका कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बराबर होता है आपकी इनकम के, ठीक है। इस तरीके से इसका कर्व बनाया गया और ये काफी मैंने डिटेल में कराया हुआ है, तो आप वहां भी पढ़ सकते हो। अंडरलाइंग अजम्पशंस है, ठीक है। अजम्पशन तो मैंने आपको भी ऊपर समझा ही दिया किस तरीके से अजम्पशन एज्यूम करके चलना होता है। डिफाइन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड क्या है, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस लेवल, कि जो आपकी डिमांड है वो क्या है, एक क्वांटिटी, कोई भी आप सामान या कोई भी सर्विस को कंज्यूमर लेने की इच्छा रखता है उस प्राइस पे, उस लेवल पे, तो वो आपकी डिमांड कहलाती है। और सप्लाई क्या है, कंज्यूमर जो है जो सामान को लेना चाहता है तो सप्लायर उसको बेचता है, तो सप्लायर कौन हुआ, क्वांटिटी ऑफ गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करता है और वो बेचने की इच्छा रखता है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और एट अ गिवन पीरियड ऑफ प्राइस कह लो, प्लेस कह लो, परफेक्ट प्राइस और टाइम के हिसाब से। की कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ डिमांड है एंड लॉ ऑफ सप्लाई है। इंक्रीज, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, दोनों चीजें जो हैं वो बढ़ती हैं, क्योंकि जो है सप्लाई में क्या होता है डायरेक्ट रिलेशन होता है और लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये एक्चुअली क्या है, ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि ये इतना समझने वाला टॉपिक है जो मैंने काफी डिटेल में कराया, तो इसलिए आप वन शॉट देख लेना काफी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट, माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम डिस्कस करेंगे BECC 101 या फिर BCOG 171 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे हम लोगों। पार्ट 1 मैंने काफी सारे क्वेश्चन करा दिए थे, पार्ट 2 रह गया था, तो इसको आज हम जो है वन शॉट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वन शॉट दे दूंगी आपको दोनों पार्ट को मिक्स करके। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझना है क्या होता है। इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट एज वन इनपुट इंक्रीजेस वाइल अदर होल्डिंग इनपुट कांस्टेंट, यानी कि एक इनपुट आपका बढ़ता है तो अदर इनपुट आपका कांस्टेंट रहता है। जैसे कि लेबर और लैंड का एग्जांपल है कि लैंड आप जो है वो फिक्स रखेंगे, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होती बार बार, लेबर आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट पर इवेंचुअली डिक्रीज, यानी कि एमपी एक टाइम पे डिक्रीज होता है फिर नेगेटिव हो जाता है। इसमें कुछ स्टेजेस होती है जो हमें समझनी होती है कि जैसे कि एमपी है, एमपी अगर बढ़ रहा है तो इनपुट भी बढ़ रहा है। अभी आप इसको ऐसे समझो, फिर एग्जाम्पल से समझाऊंगी। फिर एमपी जो है हमारा डिक्रीज कर रहा है, इनपुट अभी भी बढ़ रहा है, फिर एमपी नेगेटिव हो गया तब भी इनपुट जो है वो बढ़ रहा है। अब इसको ना एक एग्जांपल से समझो यहाँ पर, कि मान लो कि आपके 10 लेबर हैं जो कि 15 केजी का प्रोडक्शन करके दे रहे हैं। फिर हमने एक और लेबर बुलाया, एक और लेबर को बुलाया, जो कि एक लेबर के आने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया, 15 से 17 केजी हो गया। तो ये तो इंक्रीजिंग स्टेज हो गया। अब क्या हुआ कि हमने अभी भी हम रुके नहीं, हमने अपने लेबर को और बुलाया, हमने 11 से 15 कर दिया। 15 लेबर आने की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन था 17 से 12 किलो हो गया, कम हो गया। आप सोचेंगे लेबर ज्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन कैसे कम हो सकता है, तो देखो वो इसलिए होता है क्योंकि जब ज्यादा वर्कर हो जाते हैं, ज्यादा लेबर हो जाते हैं, जब एक्सेस में हो जाते हैं, तो आपस में बैठ के गप्पे मारेंगे, टाइम पास करेंगे, काम नहीं करेंगे, एक दूसरे को जो है वो कहेंगे कि वो करेगा वो करेगा, इस प्रकार से रहता है। तो अगर हमने अभी भी हम नहीं रुके और हमने लेबर और बुलाए, 15 से 20 लेबर कर दिए, तो हमारा प्रोडक्शन जो है -7 तक पहुंच गया, यानी कि नेगेटिव में पहुंच गया। यही हमारा एमपी है जो हमें बताना
चाहता है। इतना क्लियर हो? वही इसका डायग्राम यहाँ बना हुआ है। एक्स एक्सेस पे यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर दिया हुआ है और यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पे भी वही है, बस ऊपर आपका टीपी का है और नीचे क्या है आपका एमपी का कर्व है। तो ये इसी प्रकार से बनता है। इसको और डिटेल में अगर पढ़ना है तो वीडियो मैंने बनाई हुई है वन शॉट, वो भी जरूर देख के जाना। उसमें काफी डिटेल में कॉपी पे समझा रखा है तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ ना स्पेस कम है तो अभी मैं आपको जितना समझा पा रही हूँ इसमें। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होती है इंक्रीजिंग वाली, उसके बाद एमपी मैक्सिमम हो जाता है जिसे हम फेज 2 कहते हैं। उसके बाद फेज 3 होता है जिसमें एमपी 0 नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? तो उसी को समझाया है इन्होंने यहाँ पर। व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द स्टेट वेयर अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज दिस सैटिस्फैक्शन और यूटिलिटी। यानी कि जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा कंज्यूमर मैक्सिमाइज द सैटिस्फैक्शन, उसको मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे किसी अभी गर्मियां बहुत ज्यादा हैं तो जून का महीना चल रहा है, तो अभी मान लो हम कहीं बाहर जाते हैं, गर्मी ज्यादा लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमें प्यास ज्यादा लगती है तो हमें होता है कि फटाफट से पानी मिल जाए, ठंडा पानी मिल जाए। तो उस चीज की जो हमें जो नीड है वो अगर हमें मतलब हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो कब पूरी होती है, जब हमने फटाफट से बहुत देर बाद एक गिलास ठंडा ठंडा पानी पिया तो सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज्यादा होता है। हम ज्यादा ज्यादा पीते रहेंगे और ग्लास पियेंगे तो धीरे धीरे करके यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन कम होता है। जहां मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है वही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहां पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, यानी कि यूटिलिटी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है, इसको आप अपने एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं। जैसे हम शादी में जाते हैं, ठीक है, तो हम शादी में जब जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो जब हम जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो सेटिस्फेक्शन पहले हाई होता है, फिर धीरे धीरे करके कम होता है, और फिर अगर हमें भूख नहीं है हम फिर भी खा रहे हैं, जबरदस्ती खा रहे हैं, तो पेट खराब हो जाएगा। यानी कि जो हमारा एमयू है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो नेगेटिव पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है इसमें, मैक्सिमम मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी की जो आपकी यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज होती है। जो कंज्यूमर मैक्सिमाइज करता है टोटल यूटिलिटी, और टोटल यूटिलिटी क्या होता है कि जितनी भी यूटिलिटी है, आपने जितने भी ग्लास ऑफ वाटर पिया, ठीक है, इसमें आता है आप लोगों के जितने भी आपने पानी के ग्लास पिए सबको अगर जोड़ दूं, उन सारी यूटिलिटी को जोड़ दूं तो टोटल यूटिलिटी बनती है। बजट कंस्ट्रेंट में आता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इक्वल टू द इनकम, कि आपका जो कंज्यूमर है उसका जो खर्चा है वो आपकी इनकम के बराबर जब आ जाता है ना, तब उसको बजट कंस्ट्रेंट बोलते हैं। करेक्टरिस्टिक में आता है कि एलोकेशन ऑप्टिमल होते हैं, नो इंसेंटिव टू चेंज। आप ये मान के चलो कि जो कंज्यूमर हैज नो इंसेंटिव टू चेंज द कंजम्पशन पैटर्न, वो अपने कंजम्पशन के पैटर्न को नहीं बदलेगा। ये कुछ आपको अजम्पशन मान के चलनी होती है। और यहाँ पे ना ये डायग्राम दिया गया है जो आपको एग्जाम में बनाना होता है किस प्रकार से। देखो ये आपका बजट लाइन है, रेड वाली आ रही है बजट लाइन, और ये आपके आईसी है, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो IC1, IC2, IC3, IC4, तो जहां पर हमारा आईसी और बजट लाइन मिलते हैं उसी पॉइंट पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ई स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे ये बजट लाइन ये दोनों मिल रहे हैं तो यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ई स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये ग्राफ आप बनाकर आना, ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप लोग वीडियो बना हुआ है ना वन शॉट वाला, तो वो देख लेना। What is underlying assumption? Underlying assumption क्या होती है? Underlying assumption is a fundamental premise और condition that underlies a theory, model और argument। ये क्या करती है, हमारे किसी भी मॉडल या कोई आर्ग्यूमेंट है या कोई भी मॉडल थ्योरी है उसको ना ये अंडरलाइन करती है। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, इट इज ऑफ्टन इम्प्लिसिट और अंडरस्टेटेड अनस्टेटेड बट इट प्लेज अ क्यूरिकल रोल, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन शेपिंग द कंक्लूजन। ये हमारे प्रिडिक्शन को, कंक्लूजन को शेप देने का काम करती है। कौन शेप देने का काम करती है? अंडरलाइन अजम्पशन, कि आप अपनी अजम्पशन को अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक है, जो कि फॉलो होती है। ये कुछ प्रिडिक्शन है जो फॉलो की जाती है, प्रिडिक्शन दैट फॉलो फ्रॉम द थ्योरी और मॉडल। इसको आप ना इस तरीके से समझो जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर हम क्लास 11-12 में पढ़ के आए थे। तो जो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में या किसी भी थ्योरी के अंदर हम काफी सारे मॉडल्स वगैरह या थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें ना अजम्पशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो उस अजम्पशन को मार्क करते हुए, अंडरलाइन करते हुए ही हमें वो थ्योरी या मॉडल समझ में आता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जैसे हमने बजट लाइन पढ़ा, ठीक है, या फिर हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। तो एक एग्जांपल है कि जो ह्यूमन है, इंसान जो है ना, उसके रिसोर्स उसके पास लिमिटेड है, संसाधन लिमिटेड है, जैसे कैपिटल वगैरह लिमिटेड है। तो अगर उसको कुछ खाने की इच्छा है, अगर उसके मान लो कि उसके दो फ्रूट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा उसको पसंद है, एप्पल और ऑरेंज,
तो मान लो कि एप्पल उसको ज्यादा खाने का मन है, सुबह भी खा रहा है, दोपहर में भी खा रहा है, शाम को भी खा रहा है, तो ऑरेंज का जो खरीदने की परचेजिंग पावर है, मतलब जो लेने की इच्छा है, वो कम कर देगा, क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड है, पैसा उसके पास लिमिटेड है। अब वो सारे पैसे इन्हीं चीजों में थोड़ी खर्च करेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, एजुकेशन है और आपके कोई गैजेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मैं चीज समझा रही हूँ आपको, उसमें क्या है कि अगर आपने एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाई है तो ऑरेंज कम कर दो, ऑरेंज की बढ़ाई है तो एप्पल की कम कर दो। तो मतलब यही हुआ कि ये जैसे थ्योरी हमने समझी थी उसमें भी काफी असम्पशंस आई थी कि आपको अपना पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न सेम रखना है, गुड्स चेंज नहीं करना, ठीक है। तो ही हमें समझ आता है, उसी कॉन्सेप्ट को समझाते हुए बताया कि आपको अपने असम्पशन को अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो फीचर क्या है, इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट मीन्स अंडरलाइंग द assumption आर ऑफ्टन नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। फंडामेंटल है, बेसिक प्रेमाइसेस दैट अंडरपिन द थ्योरी और मॉडल में हम लोग इसको बेसिक प्रेमाइसेस देखते हैं। अपनी assumption को अंडरलाइन करो सो दैट उसके प्रिडिक्शन और कंक्लूजन का इम्पैक्ट पता चलता है। इंपॉर्टेंस में आता है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि जो हमारी assumption है उसको अगर हम अंडरलाइन करते हैं तो उससे हमें पहचान होती है, हम क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स को इवैल्यूएट कर पाते हैं कि ये चीज ऐसे हुई थी, या ये चीज अब ये मॉडल ऐसे हो सकता था, या ऐसे हम अपनी, अब काफी सारी मॉडल्स क्या होते हैं जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है फिर धीरे धीरे करके, हाँ ये वाला मॉडल पढ़ा था और ये हमारी डेली लाइफ में भी रिलेट कर रहा है, ठीक है। जैसे मार्केट वाला कॉन्सेप्ट है, आप देखते होगे परफेक्ट कंपटीशन, बहुत सारे बायर है, सेलर है, तो वो आप डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं देखते हो ऐसे एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग लिमिटेशन, इससे क्या होता है, बुराई भी पता चलती है। अगर आप अपनी एजम्पशन को अंडरलाइन करते हो ना, इससे रिकॉग्नाइज होता है कि आप अपनी उस मॉडल या उस थ्योरी के लिमिटेशन को अंडरस्टैंड कर पाते हो। कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस लेवल। देखो डिमांड जो है, आपको इतना समझना है कि डिमांड जो होता है वो कौन करता है, कंज्यूमर करता है, जिसको उस गुड्स की जरूरत है। लेट सपोज रात को किसी को मैगी खाने का मन कर गया, तो वो कौन है, कंज्यूमर है। तो यानी कि वो अपनी मम्मी से डिमांड कर रहा है कि उसको मैगी खानी है, ठीक है। 10 या 11 बजे या 12 बजे उसको खानी है, तो फटाफट से घर में पड़ी है तो बना लेगा, नहीं तो बाहर से 24/7 या फिर जो भी है जहां से भी लानी है। तो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी, यानी एक ऐसी क्वांटिटी ऑफ गुड्स या सर्विस की क्वांटिटी है जो कि कंज्यूमर विलिंग एंड एबल, वो उस चीज के बारे में सोच रहा है, उसको उसकी नीड भी है, एबल भी होना चाहिए। मैगी तो कोई भी खरीद सकता है, परचेज करना है एट द गिवन प्राइस लेवल, और वो उस प्राइस को उस प्राइस पे लेने को तैयार है, तो उसे डिमांड बोलते हैं। कई बार क्या होता है, कोई गुड्स महंगे होते हैं तो हमारा उस टाइम पे बजट नहीं होता, बट हम बाद में उसको बाय करते हैं, तो यहाँ पर परचेजिंग पावर और प्राइस लेवल भी डिपेंड करता है डिमांड पे। ये नहीं है कि हम डिमांड तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें चाहिए, अब लेट सपोज किसी को मैकबुक चाहिए, किसी को आईफोन 16 प्रो मैक्स चाहिए, तो चाहिए तो सबको, ठीक है, विलिंगनेस भी है, लेना भी चाहते हैं, लेकिन एबिलिटी भी होना और प्राइस लेवल पे उसको खरीदना भी डिमांड है। एक प्रॉपर डेफिनेशन, इट इज टिपिकली रिप्रेजेंट अ डिमांड कर्व विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड द क्वांटिटी डिमांड। यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइस की और क्यूडी की, यानी कि मान लो कि कोई भी प्राइस है, प्राइस 10 रुपए है और डिमांड हो रही है हमारी 50 की, तो इस प्रकार से है। सप्लाई में क्या होता है, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर चेंज कहाँ आता है, चेंज आता है कंज्यूमर की जगह प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, और जहां पर परचेज आ रहा है वहां पे सेल लिखना है, बाकी सब कुछ सेम है। अब समझो सप्लाई कौन करता है, एक प्रोड्यूसर करता है जिसको अपने सामान को बेचना है। अब आप सोचोगे कि मैम सप्लाई की डेफिनेशन भी ऐसी होती है कि सप्लाई में तो हर हर प्रोड्यूसर सामान को बेचना ही चाहता है, नहीं, सामान बेचने की इच्छा होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए उसके पास प्रोड्यूस करने की, और वो गिवन प्राइस लेवल पे बेचने को तैयार भी होना चाहिए। अभी मान लो कि कोई प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपए का था, ठीक है, और मार्केट में सुनने में आ रहा है कि उसका प्राइस आगे चल के 50 रुपए हो जाएगा, चलो 50 तो ज्यादा हो गया, अब 20 रुपए ले लेते, 10 से 20 हो जाएगा। तो अभी अगर मान लो उसकी इच्छा नहीं है तो वो सप्लाई में नहीं आएगा, क्योंकि अभी उसकी बेचने की इच्छा नहीं है उस प्राइस लेवल पे। तो जब वो बेचना चाहेगा तब सप्लाई होगा, ठीक है। मैंने काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया ताकि आपको समझ आए। की कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई का, तो यहाँ पे समझो, प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज होता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ऐसा क्यों होता है, आपको जब भी डिमांड चैप्टर पढ़ना है तो कंज्यूमर के बारे में सोचना है, जब आप सप्लाई के बारे में पढ़ोगे तो आपको प्रोड्यूसर के फायदे सोचने हैं, अपने आप चैप्टर समझ आएगा। देखो सप्लाई में क्या है, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लायर यही तो चाहता है कि प्राइस बढ़े और मैं बेचूं और मुझे प्रॉफिट हो।
तो सप्लाई में ये होता है, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है सप्लाई में, यानी कि दोनों का रिलेशन पॉजिटिव है। जबकि डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का फायदा प्राइस के बढ़ने में नहीं है, प्राइस के कम होने में है। ठीक है, तो आपको जब भी चैप्टर आए ना डिमांड और सप्लाई का, जब डिमांड का पूछा जाए तो अपने आप को कंज्यूमर बना लेना, और जब डिमांड सप्लाई का चैप्टर का कोई क्वेश्चन आता है तो अपने आप को प्रोड्यूसर बना लेना और फिर फायदे सोच लेना, अपने आप चैप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है किंग डिमांड कर्व मॉडल। तो इसको समझो पहले। सबसे पहले बात करते हैं, द किंग डिमांड कर्व मॉडल इज एन ओलिगोपोली मॉडल दैट एक्सप्लेन प्राइस रिजिडिटी इन मार्केट वेयर फर्म हैज सम डिग्री ऑफ मार्केट पावर। द मॉडल एज्यूम दैट फर्म मैच प्राइस डिक्रीजेस बट नॉट प्राइस इंक्रीजेस। यानी कि आपको इसके लिए ओलिगोपोली मार्केट को ना थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ओलिगोपोली जो मार्केट है हमारी, वो कुछ इस तरीके की मार्केट है कि यहाँ पे ना फ्यू सेलर्स होते हैं और उनका जो कंपटीशन लेवल होता है ना, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि एक ने अगर प्राइस बढ़ाया है तो दूसरे को भी मजबूरन बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ सकते हैं अंबुजा सीमेंट। अब सीमेंट के लिए भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि सेल कर रही हैं, लेकिन उसके प्राइस जो होते हैं वो कॉम्पिटिटर के प्राइस पे देखे जाते हैं कि वो क्या फैसिलिटी दे रहे हैं या वो कितना प्राइस दे रहा है, हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजों को जो है करना पड़ता है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पे किंग डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझाया जा रहा है कि किंग डिमांड का मॉडल जो है वो ओलिगोपोली मॉडल एक्सप्लेन करती है प्राइस रिजिडिटी इन मार्केट वेयर फर्म हैज सम डिग्री ऑफ मार्केट पावर्स होती है। मॉडल एज्यूम करता है दैट फर्म मैच प्राइस डिक्रीजेस, यानी कि जो उसका मैच प्राइस है वो डिक्रीज कर रहा है बट नॉट प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस बढ़ नहीं रहा लेकिन डिक्रीज कर रहा है। तो किंग डिमांड कर्व के कुछ फीचर्स हैं। द डिमांड कर्व हैज अ किंग एट द करंट प्राइस विद अ स्टीपर स्लोप अबव द किंग एंड फ्लैटर स्लोप बिलो। यानी कि हमने सबसे पहले तो मैं आपको ना अजम्पशन समझाती हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहला तो आता है फ्यू फर्म। यहाँ पर जो मार्केट होती है डोमिनेटेड होती है, फ्यू लार्ज फर्म्स होती हैं, इंडिपेंडेंट फर्म होती है। फर्म आर अवेयर ऑफ द इंटरडिपेंडेंस एंड रिएक्ट टू ईच अदर प्राइस चेंजेस। वही वाली बात आ गई कि अगर एक ने प्राइस बढ़ाया कम किया तो दूसरे को भी करना पड़ेगा मजबूरन, नहीं तो वो मार्केट से हार जाएगा। ठीक है, इम्प्लीकेशंस में आता है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस टेंड टू स्टेबल इवन इन द फेस ऑफ चैलेंजेस इन कॉस्ट ऑफ डिमांड। नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या होता है, फर्म में एंगेज इन नॉन प्राइस कंपटीशन सच एज एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कि आपका यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है वो होमोजीनियस भी होता है, हेट्रोजीनियस भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। यहाँ पर ना इसका कर्व भी समझाया है मैंने ना, वैसे इसकी थ्योरी को ना फ्लो चार्ट की मदद से समझाया है। अगर आप और अच्छे से समझना चाहें तो आप वो देख लेना, वन शॉट तो देखनी पड़ेगी आपको। द किंग डिमांड का मॉडल हेल्प एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द फर्म इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट एंड द रिजल्टिंग आउटकम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ना कुछ डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो ये आप अपने पेपर में बना के आ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये किंग डिमांड कर्व समझ आया होगा जो मैंने समझाया है यहाँ पर, कि जो हमारी जो मार्केट है बेसिकली वो एक्सप्लेन ही यही करती है कि प्राइस जो है वो वैसे तो कांस्टेंट रहेगा। शॉर्ट में समझो कि वैसे तो हमारा जो प्राइस है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर किसी मार्केट में किसी एक कॉम्पिटिटर ने अगर प्राइस बढ़ाया है तो उसकी सेल जो है इंक्रीज कर जाएगी, बाकी अगर नहीं उसके साथ चलते तो वो जो है अपनी सेल्स को कम कर देंगे। ठीक है, तो इसी वजह से उनको साथ में चलना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने कहाँ पे थी मैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स कैपेसिटी एसोसिएटेड विद लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेस कैपेसिटी, यानी कि एक्स कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो यानी कि एक्सेस कैपेसिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पे बात हो रही है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, जहां पर रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमाइज। जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो काफी कम है, मिनिमाइज्ड हो रही है, एंड द एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल ऑफ द फर्म लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। और जो हमारे जो प्रोडक्शन लेवल है, एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल जो है फर्म का, उसमें क्या हो रहा है, इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंदर हम एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल को देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो सबसे पहले आता है अंडर यूटिलाइजेशन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा अंडर यूटिलाइजेशन, यानी जो हमारे रिसोर्सेज है, यानी जो फर्म प्रोड्यूस कर रही है एट अ लेवल बिलो दे ऑप्टिमल कैपेसिटी, यानी कि यहाँ पर जो रिसोर्स है हमारे वो फुल्ली यूटिलाइज
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाती हूँ मैं, अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। Explain the statement economics is a science of choice making. The statement economics is a science of choice making highlights the fundamental aspect of economics that deal with making decision about how to allocate scarce resources to meet unlimited wants. तो आपको मैं इस हिसाब से समझाऊंगी कि आपको दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, कि आपके पास क्या है, चॉइस है। आपको जो चीज खरीदनी है, जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको पहले खरीदते हो, आपके पास चॉइस रहती है। क्योंकि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस हम बात करें तो ये इस पॉइंट को हाईलाइट करती है कि जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं, डील्स होती हैं, वो इस प्रकार से होती हैं कि हमें अपने रिसोर्स को, अपने संसाधन को, हमारे पास अगर लिमिटेड कैपिटल है तो उसको कैसे बंटवारा करना है, कैसे एलोकेट करना है, अपनी वॉन्ट्स को, जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट वॉन्ट्स हैं उसको पहले पूरा कर दें। अब होता क्या है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, जो वॉन्ट्स हैं, वो बहुत अनलिमिटेड है, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती, नेवर एंडिंग है। अगर आज आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप आईफोन की सोचोगे, अगर आपके पास आज 14 15 है, मान लो 14 है, आईफोन 14 है, किसी का 15 है, तो वो सोचेगा कि मैं 16 प्रो मैक्स ले लूं, या फिर अब जो नेक्स्ट आएगा वो ले लूं, या फिर मैं गाड़ी ले लूं। तो ये जो वांट है ये कभी खत्म नहीं हो सकती, हर पर्सन की एक पूरी होती है, तो जैसे ही पूरी होने ही वाली होती है या हो चुकी होती है, उसी पॉइंट पे कुछ नई अराइज हो जाती है। तो इसमें हमारा क्या कसूर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है या फिर हम लोग चीजें जो देख रहे हैं तो हमारी वांट्स बढ़ती जा रही हैं, लेकिन रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है, स्केयर रिसोर्सेज हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो स्कैरसिटी है इसमें जो है कमी देखने को मिलती है, कि रिसोर्स तो लिमिटेड है लेकिन आपकी जो वांट्स हैं वो ज्यादा हैं, तो बैलेंस नहीं बन पा रहा। ठीक है, हर कोई चाहता है कि उसके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा फोन हो, ठीक है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, बट सोचते सब है, वांट सबकी है, बट रिसोर्स पे डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेस, संसाधन कितने हैं, ठीक है, तो कमी आ जाती है। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करूं तो एवरी चॉइस इन्वॉल्व अ ट्रेड ऑफ एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि ओसी हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें मान लो कि आज कोई पर्सन 20,000 की तनख्वाह पे काम कर रहा है और उसको ऑफर मिल जाता है दो अनदर जॉब्स का, एक मिलता है 30,000 का और एक मिलता है 50,000 का, तो ऑफकोर्स वो 50,000 वाली जॉब को प्रेफर करेगा। तो जो 50 वाली उसको पसंद आ रही है वो उसको ऑप्ट करेगा, जिसकी वजह से उसने लास्ट को छोड़ दिया, 30 को छोड़ दिया, जो उसने छोड़ा है। तो नेक्स्ट बेस्ट जो फॉरगॉन किया है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को जो फॉरगॉन किया है वही हमारी ओसी है, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। डिसीजन मेकिंग की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि अपने रिसोर्स को किस प्रकार से हमें एलोकेट करना है, ठीक है। इम्प्लीकेशंस की बात करूं तो रैशनल चॉइस है, इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट इंडिविजुअल मेक रैशनल चॉइस बेस्ड ऑन दे प्रेफरेंस एंड कंस्ट्रेंट। यानी जो हमारी चॉइस है वो रैशनल है। इकोनॉमिक्स जो है वो एज्यूम करके चलता है कि इंडिविजुअल मेक रैशनल चॉइस बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस एंड कंस्ट्रेंट। ट्रेड ऑफ की बात करूं तो इकोनॉमिक हेल्प करता है हमारे को अंडरस्टैंड करने में कि ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व इन मेकिंग चॉइसेस। अगर आपको कोई चीज चॉइस करनी है तो उसमें भी ये मदद करवाता है कि किस तरीके से आपको चॉइस करनी चाहिए, या कौन सा विच वन इज बेटर, या फिर जिसके जो हमारे ऑल्टरनेटिव बेनिफिट्स होते हैं, यूजेस होते हैं, वो हम पहले लेना पसंद करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट फेलियर, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर्स। मार्केट फेलियर्स नाम से ही समझ में आ रहा है, अकर व्हेन द मार्केट फेल टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इससे क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू जो होती है, इकोनॉमिक वेलफेयर जो होता है, उससे लॉस हो जाता है। क्यों होता है? मार्केट फेलियर से ही समझ में आ रहा है कि हमारे जो रिसोर्स है यहाँ पर, ठीक है, वो एफिशिएंटली तरीके से यूज नहीं हो रहे हैं, एलोकेट नहीं कर पा रहे कि कहाँ हमें खर्चा करना है, क्या करना है। तो ये सारी सिचुएशन बनती है। इससे क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम डज नॉट मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, यानी कि मैक्सिमाइजेशन पॉइंट नहीं आ पाता। मार्केट फेलियर के सोर्सेस क्या है? सबसे पहला पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स आर नॉन रिवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल मेकिंग इट्स डिफिकल्ट फॉर मार्केट टू प्रोवाइड देम एफिशिएंटली। और जो बनाने में दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। इनपरफेक्ट कंपटीशन रहता है। इनपरफेक्ट कंपटीशन बोले तो सच एज मोनोपोली, ओलिगोपोली कैन लीड्स टू मार्केट फेलियर देखने को मिलते हैं, है ना। और हमारी इंफॉर्मेशन असिमेट्री रहती है। इंफॉर्मेशन असिमेट्री अकर व्हेन वन पार्टी हैज मोर इंफॉर्मेशन देन अदर। एक से ज्यादा, एक जो पार्टी होती है उसको अनदर पार्टी से ज्यादा इंफॉर्मेशन नॉलेज होती है, तो यहाँ पे दिक्कत करता है। तो अनइक्वल ट्रांजेक्शन लीड करती हैं। इनइक्वालिटी इनकम हो गई, जो हमारी इनइक्वालिटी है इनकम को लेके, अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, उसकी वजह से कुछ फेलियर्स है। कॉन्सिक्वेंस की बात करूँ तो एलोकेशन इनएफिशिएंट है, मार्केट फेलियर लीड करता है इसके अंदर।
रिसोर्स को हम ढंग से बांट ही नहीं पा रहे, वेलफेयर लॉस तो ऑटोमेटिकली होएगा ही फॉर सोसाइटी के लिए जो हम काम कर रहे हैं। सोल्यूशंस क्या हैं? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट बीच बीच में ध्यान दे, ठीक है, इंटरेस्ट ले क्या चल रहा है, जैसे टैक्सेशन हो गया, रेगुलेशंस हो गए, और वो आप हमारे मार्केट फेलियर्स को करेक्ट करवाए, ठीक है, तो यहाँ पे इससे सुधर सकता है ये। मार्केट बेस्ड सोल्यूशंस जो होते हैं जिसमें आता है हमारा ट्रेडेबल परमिट्स हो गया, ये सब आते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ शॉर्ट में। वैसे तो ये आपको डायग्राम से ही समझ आएगा, जैसे ये बना हुआ है, इसको मैंने कॉपी पे रख के समझाया था अच्छे से, तो वो वाली वीडियो जरूर देखना। मैं बार बार फिर वही बोल रही हूँ कि वो भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना, वैसे तो आपको यहाँ से भी समझ आ रहा होगा जिस हिसाब से मैं समझा रही हूँ, लेकिन और अच्छे से समझना है बढ़िया तरीके से, बिल्कुल कर्व वगैरह प्रॉपर, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी कोई भी बैक आए तो प्लीज वो वीडियो देख लेना, ठीक है, रिस्क मत लेना। रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम LRMC, एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को SRMC बोलते हैं, इनका रिलेशन कैसा रहता है? तो टाइम हॉरिजन रहता है, ठीक है, यहाँ पर होता है LRMC कंसीडर करता है ऑल इनपुट आर वेरिएबल, जितने भी इनपुट हैं वो सारे के सारे वेरिएबल हैं जो कि चेंज हो सकते हैं। और यहाँ पर SRMC यानी कि जो शॉर्ट रन है हमारा, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के अंदर इनपुट फिक्स रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। कॉस्ट बिहेवियर की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, LRMC जो होता है टिपिकली लोअर देन SRMC एट लोअर लेवल ऑफ आउटपुट बट मे बी हायर एट द हायर लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि लोअर लेवल की बात करें तो लोअर रहता है, हायर लेवल की बात करें तो हायर रहता है। रिलेशनशिप कैसा रहता है इनका? तो जो LRMC है या SRMC है वो इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे आके, एनवलप कर भी इसको बोला जाता है। एंड इम्प्लीकेशन है प्रोडक्शन प्लानिंग और कॉस्ट को कम करना। आपको पता ही है हमारा मकसद क्या है, फर्म क्या चाहती है, फर्म जो है हमारी, उसका मकसद क्या है कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो, इन बोथ शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो ग्रोथ होगा, प्रोडक्शन प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए, इससे क्या होगा, हमारी कैपेसिटी जो होती है यूटिलाइजेशन की वो अच्छी हो जाती है। आई होप आपको क्लियर है। ये इसका कर्व है जो जरूर बना के आना है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया तरीके से, गलत मत बनाना, क्योंकि अगर कर्व गलत बनाया और थ्योरी सही लिखी है तब भी नंबर कट जाएंगे, मैं फिर बता रही हूँ, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आया, ये तो मैं यहाँ नहीं समझाने वाली हूँ क्योंकि ये ऐसे समझ में आएगा ही नहीं, इसके लिए तो मैंने एक डब्बा बनाया था, उसी से समझ आएगा आपको, तो वो वाली वीडियो में समझाया तो वो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व क्या बोलता है? द बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच का रिलेशन है ये? वेज रेट का है, एंड द क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है वेज रेट, यानी जो दिहाड़ी का जो रेट है हर एक लेबर का आजकल अलग अलग चल रहा है, ठीक है, लेकिन पहले का तो बहुत सस्ता हुआ करता था, महंगाई अब बढ़ रही है तो लेबर रेट वेज रेट बढ़ गया है। तो वेज रेट और क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई की जो हमारी क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी लेबर सप्लाई कर रहा है वो, और कितनी दिहाड़ी है, उन दोनों के रिलेशन को ही हम बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व कहते हैं। सबसे पहले बात करूं तो वेज रेट इंक्रीज होता है इनिशियल लेवल पे, फिर द क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई इंक्रीज, पहले तो दोनों ही बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट पे फर्दर इंक्रीज इन द वेज रेट लीड्स टू डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाइड। फिर क्या होता है आगे चल करके, जब ऐसा सर्टेन पॉइंट आता है जिसमें वेज रेट तो हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है, लेकिन हमारा लेबर सप्लाई क्वांटिटी यानी क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई डिक्रीज कर जाता है। पहले दोनों बढ़े, फिर उसके बाद एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। तो इसके रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है इनकम इफेक्ट। एट हाई वेज रेट द इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स एंड द वर्कर में चूज टू वर्क लेस एंड एंजॉय मोर लेस्योर। अब देखो इसमें होता क्या है, अगर आपकी दिहाड़ी बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे तो क्या होगा, वर्कर क्या करेगा, काम करने का मन करेगा उसका? नहीं करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन गिरेगा, प्रोडक्शन गिरेगा तो प्रॉफिट नहीं होना। तो इससे इनकम इफेक्ट में यही बताया गया कि अगर वेज रेट बढ़ता ही रहे तो इनकम इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है और वर्कर का काम करने का मन नहीं करता। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है एट लो वेज रेट, अगर आपका दिहाड़ी रेट वेज रेट कम। अब एक पॉइंट तो ये था कि भाई अगर हम प्राइस को बढ़ाते रहें तो क्या होगा, उसका काम करने का मन नहीं करेगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में है कि अगर हम उसको कम पे करते हैं, अगर हम उसकी वेज रेट कम कर देते हैं तो उसको हमें
इंसेंटिव के बेस पे उसको टिकाना पड़ता है ताकि उसके मन में इच्छा आए काम को लेकर के, ताकि उसको लालच रहे कि ज्यादा करूंगा तो इंसेंटिव मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इम्प्लीकेशंस क्या हैं, तो लेबर मार्केट बिहेवियर होता है, बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर मदद करता है, एक्सप्लेन करता है लेबर मार्केट बिहेवियर को, इम्पैक्ट ऑफ वेज चेंजेस ऑन लेबर सप्लाई। उसके बाद आता है हमारा पॉलिसी इम्प्लीकेशन, जो हमारा पॉलिसी होती है उस पर भी ये इम्पैक्ट डालता है, यानी कि अंडरस्टैंड करता है बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व हैज इम्प्लीकेशन फॉर पॉलिसी मेकर हो गया, डिजाइनिंग लेबर मार्केट पॉलिसी। यानी कि जो हमारा, इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है ना, उसमें यही समझाया गया है कि जो हमारी कॉम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी मार्केट है, यानी कि जो हमारे रिसोर्स हैं बहुत एफिशिएंटली तरीके से यूटिलाइज होते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें परफेक्ट कंपटीशन होता है, मार्केट कंप्लीट मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स भी हैं और काफ़ी सेलर्स भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन एक्सपेंशन पाथ एंड रिज लाइन ऑफ द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंशन पाथ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन दैट अ फर्म चूजन एट इट एक्सपेंड अ प्रोडक्शन लेवल गिवन द प्राइस ऑफ इनपुट। यानी कि ये हमें ये समझाना चाहता है, एक्सपेंशन पाथ नाम से ही क्लियर है, ऐसा पाथ है जिसमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है, और इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि जो हमारा इनपुट कॉम्बिनेशन है, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी हम उसमें इनपुट लगा रहे हैं, जो फर्म ने चूज किए हैं, उसको कुछ इस तरीके से चूज करो ताकि जो प्रोडक्शन लेवल है वो एक्सपैंड हो, ठीक है, सो दैट उस जो प्राइस पे, जो गिवन प्राइस है, ठीक है। एक्सपेंशन पाथ इज टिपिकली शोन ऑन द आइसोक्वांट मैप, हम इसे बोलेंगे, वेयर आइसोक्वांट रिप्रेजेंट द डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ये हमें दिखाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिज लाइन की। तो रिज लाइन एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द लिमिट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू इनपुट इन प्रोडक्शन की, जो हमारे प्रोडक्शन के अंदर दो इनपुट यूज हो रहे हैं, ठीक है, उनकी लिमिट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बताता है। इट शोज द मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट, वन इनपुट की, अगर आपने प्रोडक्शन करते वक्त किसी एक इनपुट के बात करिए तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट की बात करते हैं, दैट कैन बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद अनदर इनपुट, की आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, किसी एक इनपुट के मैक्सिमम या मिनिमम अमाउंट को यूज कर रहे हो किसी अनदर इनपुट के कॉम्बिनेशन के साथ। डायग्राम की बात करें तो कुछ इस प्रकार से ये है, और इसमें आता है ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन आता है, एक्सपेंशन पार्ट शो करता है इनपुट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट होता है, वही सारे पॉइंट्स है, ये डायग्राम है, आप इसको बना के वहां पे आ सकते हो। ये एक्सपेंशन पाथ है, किस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है, कैपिटल पर ईयर है, ठीक है, इस प्रकार से है ये। उसके बाद आता है ऑन व्हाट फैक्टर डज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिमांड एक्सप्लेन। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड्स टू द चेंज इन प्राइस। यानी कि जो हमारे क्वांटिटी सप्लाई में, यानी कि डेल्टा की बात करूं मैं, तो डेल्टा आपको मतलब पता होगा, चेंज होता है इसका मतलब, यानी कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो रिस्पॉन्सिवनेस बताता है क्यूएस का, क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस में क्या बदलाव आ रहा है, यानी कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई में क्या चेंज आ रहा है, वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसके कुछ फैक्टर हैं, हाँ बिल्कुल है, सब्स्टिट्यूशन सॉरी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है, इफ प्रोड्यूसर कैन इजिली स्विच टू प्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिव गुड सप्लाई इज मोर इलास्टिक। टाइम पीरियड भी डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कि लॉन्ग रन में सप्लाई जो होती है मोर इलास्टिक होती है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स होते हैं, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन इजीली मूव बिटवीन इंडस्ट्रीज में मूव करते हैं, सप्लाई मोर इलास्टिक होती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूं तो प्रोड्यूसर हैव स्पेयर कैपेसिटी, सप्लाई इज मोर इलास्टिक। अगर आपको ये इलास्टिक मोर लेस नहीं पता तो इसके लिए पूरा डायग्राम समझना पड़ेगा जो मैंने समझाया है। फैक्टर इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करूं तो सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट हो गया, यानी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं तो डिमांड मोर इलास्टिक होती है। इनकम यानी लग्जरी गुड्स जो होते हैं उसकी डिमांड होती है तो वो भी मोर इलास्टिक है। टाइम पीरियड जो मैंने अभी बताया, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड है कि इफ द गुड अकाउंट ऑफ फॉर लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इनकम डिमांड इज मोर इलास्टिक, तो उस केस में भी ये ज्यादा होता है। नेक्स्ट वाला जो आता है वो आता है आपका थ्योरी ऑफ रेंट है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो होता है, जो कि डेवलप करी गई थी डेविड रिकार्डो के द्वारा। स्टेट दैट द रेंट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी रेंट इज अ सरप्लस, रेंट क्या है, एक सरप्लस है। रेंट इज अ सरप्लस वैल्यू दैट अराइजेस फ्रॉम द यूज ऑफ मोर फर्टाइल और प्रोडक्टिव लैंड। डिफरेंट
डिफरेंशियल रेंट की बात करूँ तो रेंट इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस इन प्रोडक्टिविटी बिटवीन मोर फर्टाइल एंड लेस फर्टाइल लैंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात करूं तो वो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी रेफर्स टू द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी के अंदर जो एलोकेशन है रिसोर्सेज का वो बढ़िया तरीके से होना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट देना चाहिए और मिनिमम वेस्ट हो। ये तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की ही सोच है। ठीक है, तो बस वही नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कॉस्ट कम आए, फायदा ज्यादा हो, एफिशिएंसी ज्यादा हो, वेस्टेज कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, ग्रोथ ज्यादा हो, वही सारे पॉइंट्स है। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो एक बार आप देख लो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन आता है ना तो आप कर पाओगे। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का एम यू एक्स अपॉन पी एक्स है या फिर इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई है। बजट कंस्ट्रेंट का फॉर्मूला क्या है आपका, पी एक्स पी वाई इज इक्वल टू एम। प्रोडक्शन थ्योरी के फॉर्मूले, इसका ना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये वही है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी वैसे मैंने कराए थे तो आप वो भी देख सकते हो। तो ये इस प्रकार से हैं, तो आप ले लेना, तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो तो आप कर सकते हो। तो अब ये हुआ पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पे वन शॉट। तो अब प्लीज मुझे ये कमेंट मत करना कि मैम आपने तो हमारी सुनी ही नहीं, हमारा तो एग्जाम था बीसीओजी का 171 का और आपने जो है हमें नहीं कराया। तो पार्ट 1 करा दिया है, पार्ट 2 ये रहा। अब वन शॉट दे दूंगी, उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिख दूंगी बीसीओजी 171। ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो ऑल दी बेस्ट बोलती हूँ, अच्छे से करके आना, मुझे पता है आप लोग अच्छे से करोगे। और ये कंप्लीट है। और प्लीज अब कंफ्यूज मत होना कि मैम बीईसीसी वालों 101 के लिए बना दिया, हमारे लिए नहीं बनाया। वही माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वही सब्जेक्ट है। तो अच्छे से करना। थैंक यू सो मच।